Welcome, dear students. In the previous class, we discussed what conjunctions are, and we also had discussion regarding types of conjunction. We said that conjunctions are basically words that are used to join words, phrases, idioms, and clauses. And we also said that these conjunctions are also called joining words, or they may also be called as connectors. क्योंकि इनका जो बेसिक पर्पस होता है वो सेंटेंस के टू पार्ट्स के दरमियान कनेक्शन डेवलप करना होता है। फिर इससे पहले हमने डिस्कस किया कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को, और हमने कहा कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हमारे पास वो कंजंक्शंस होते हैं जिसके ज़रिए से हम टू इंडिपेंडेंट क्लासेस को आपस में ज्वाइन करते हैं। हमने कहा था कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले जो क्लॉज आता है वो भी हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज आता है, और हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बाद जो क्लॉज आता है वो भी हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज आता है। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे दैट इज कॉल्ड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। जिस तरह के यहाँ पर हमारे पास लिखा गया है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर यूज्ड टू जॉइन subordinating conjunctions are used to join an independent clause with a dependent clause। हमारे पास जहाँ पर subordinating conjunction आता है तो उससे हमारे पास जो क्लास शुरू होता है हम उसे subordinating clause कहते हैं। Dear students, अगर आप लोग को याद हो तो ये पॉइंट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास डिपेंडेंट क्लास के फर्दर टू टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं रिलेटिव क्लास और दूसरे को हम कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग क्लास। जो हमारे पास रिलेटिव क्लास होता है ये हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होता है, और रिलेटिव प्रोनाउन जिस तरह हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि हु, हुम, हुज, विच, दैट एटसेट्रा, ये सब हमारे पास क्या है, ये सब के सब हमारे पास जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। फिर दूसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि वो क्लास जो हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होता है तो हम उसे सबऑर्डिनेटिंग क्लास कहते हैं। जिस तरह के अगर हम ये लोग यहाँ पर देखते हैं कि आई कैन नॉट विजिट यू बिकॉज आई एम बिजी। अब ये जो बिकॉज है ये हमारे पास क्या, ये हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और वो क्लास जो कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होता है हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे सबऑर्डिनेटिंग क्लास कहते हैं। ये पॉइंट फिर से सुने, वो क्लास जो कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होता है हम उसे सबऑर्डिनेटिंग क्लास कहते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास बिकॉज आया है, बिकॉज हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग क्लास है, इस वजह से बिकॉज हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इस वजह से ये सारे का सारा क्लास हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग क्लास बन जाएगा। इसी तरह अगर हम सेंटेंस नंबर 2 को देखते हैं कि he did not leave his home early therefore he reached late। अब ये therefore हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इस वजह से ये क्लास हमारे पास क्या बन जाएगा, ये क्लास हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज बन जाएगा। सो होपफुली नो यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट। डियर स्टूडेंट, याद रखें हमारे पास सेंटेंस के दो किस्म के स्ट्रक्चर हो सकते हैं। एक ये होगा कि पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज आ जाए और फिर उसके बाद डिपेंडेंट क्लॉज आ जाए, या उसके बाद डिपेंडेंट को हम सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी कह सकते हैं कि वो आ जाए। जिस तरह के यहाँ पर देखिए पहले हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज आया है और फिर उसके बाद डिपेंडेंट क्लॉज आया है। इसी तरह यहाँ पर पहले हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज आया है और उसके बाद हमारे पास क्या आया है, डिपेंडेंट क्लॉज आया है। अब जब पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और उसके बाद डिपेंडेंट क्लॉज होगा तो आप लोगों ने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज के दरमियान कॉमा यूज नहीं करना है, रिमेंबर। लेकिन अगर हमारे पास इस तरह आ जाए कि पहले डिपेंडेंट क्लॉज आ जाए और उसके बाद हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज आ जाए तो फिर ये आपको एक कंपल्सरी है कि आपने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज के दरमियान कॉमा जरूर यूज करना है। फॉर एग्जांपल अगर ये इस तरह होता, बिकॉज आई एम बिजी कॉमा आई कैन नॉट विजिट यू। अब इस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है हमने इसको जो है वो उल्टा कर लिया है, यानी पहले यहाँ पर हमने डिपेंडेंट क्लॉज लगा लिया और फिर उसके बाद यहाँ पर हमने इंडिपेंडेंट क्लॉज लगा लिया। इस वजह से इन दोनों क्लॉजेस के दरमियान क्या आएगा, इन दोनों क्लॉजेस के दरमियान जो है वो कॉमा आएगा। इस तरह अगर मैं इस तरह लिखता हूं कि इफ यू डू नॉट डू इट आई विल पनिश यू।
अब आप देखिए, पहले यहाँ पर हमारे पास क्या आया है, डिपेंडेंट क्लॉज आया है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज आया है, उसके बाद हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज आया है। तो आप देख सकते हैं कि इसके दरमियान हमने क्या यूज कर लिया है, इसके दरमियान हमने कॉमा यूज कर लिया है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर यूज्ड टू जॉइन एन इंडिपेंडेंट क्लॉज विद अ डिपेंडेंट क्लॉज। फिर दूसरा पॉइंट ये है कि पहले अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज आ जाए और उसके बाद डिपेंडेंट क्लॉज आ जाए तो फिर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के दरमियान कॉमा नहीं होगा। लेकिन अगर पहले डिपेंडेंट क्लॉज आ जाए और उसके बाद इंडिपेंडेंट क्लॉज आ जाए तो फिर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के दरमियान कॉमा आप लोगों ने ज़रूर यूज़ करना है। अब हमारे पास कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हमारे पास बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। तो उसमें हम उनको सिर्फ डिस्कस करते हैं जो कि जनरली हमारे पास जो है वो सोसाइटी में यूज़ होते हैं। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट ये कि जो हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं ये आपस में मिक्सअप बहुत ज़्यादा करते हैं, यानी एक ही जगह पर आप 2-3 कंजंक्शंस को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब डेफिनेटली आपके जहन में ये सवाल होगा कि सिर्फ पेपर में हम कौन सा लगाएंगे, तो पेपर में वो कभी भी इस तरह की गलती नहीं करेंगे कि आपको ऐसे ऑप्शंस दे दे जो कि या ऐसे क्वेश्चंस दे दे जिनमें से जो है वो 2-3 आंसर उस जगह पर आ सकते हैं। सो यू पीपल शुड कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को हम एक दूसरे की जगह पर यूज़ नहीं कर सकते हैं। इस तरह हम पेयर्ड कंजंक्शन को भी एक दूसरे की जगह पर यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की बात है तो एक एक सिचुएशन में हमारे पास 3, 4, 5 जो कंजंक्शंस होते हैं वो एक ही जगह पर फिट कर जाते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट हमारे पास है टिल एंड अनटिल। टिल और अनटिल को हम यूज करते हैं एंड ऑफ टाइम के लिए। किसी चीज के इख्तिताम की हम जब बात करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टिल को यूज कर सकते हैं और उसके लिए हम अनटिल को भी यूज कर सकते हैं। दोनों हमारे पास ठीक होंगे। पहला पॉइंट याद रखें कि टिल में हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास डबल एल आता है। ये अक्सर औकात जो है वो स्पेलिंग में गलती हो जाती है, या वो आपसे कहते हैं कि चूज़ द करेक्ट सेंटेंस और फिर आप लोग कहते हैं कि इसमें तो किसी किस्म की भी गलती नहीं है। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि हमारे पास जो टिल है इसमें हमारे पास डबल एल आता है और जो हमारे पास अनटिल है इसमें हमारे पास एक एल आता है। अक्सर औकात आप लोग देखते हैं कि अनटिल को लोग इस तरह देखते हैं, अनटिल में लोग ये गलती बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास गलत हो जाएगा क्योंकि हमारे पास जो अनटिल है इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक एल आता है और इसमें हमारे पास डबल एल को हम यूज नहीं कर सकते हैं। आई स्टेड देयर अंटिल आई फिनिश्ड माई वर्क। मैं वहां पर ठहरा रहा, कब तक, जब तक मैंने अपने काम को ख़त्म नहीं किया था। तो मेरे काम के इख्तिताम तक आई स्टेड ओवर देयर, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास जो है वो बन जाएगा एंड ऑफ टाइम। I went to bed at 8 p.m. last night and slept till 9:30 p.m. मैं 8 बजे चला गया और मैं जो है वो क्या रहा, मैं 9:30 तक अपने बेड में रहा। ठीक है, ये एम कर लेते हैं। अच्छा जी, दे प्लेड अंटिल इट गॉट डार्क। वो खेलते रहे कब तक, जब तक जो है वो तारीकी नहीं आई थी। जैसे ही तारीकी आई तो उसने क्या कर लिया, उसने अपने गेम को स्टॉप कर लिया। तो पॉइंट ये है कि हमारे पास जो टिल और अनटिल है इसको हम यूज करते हैं एंड ऑफ टाइम के लिए, किसी चीज के इख्तिताम तक। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग के पास सेंटेंस इस तरह आ जाए, दे प्लेड टिल इट गॉट डार्क। अब ठीक तो दोनों हैं। अगर आपके पास लेट सपोज ऑप्शन ए है अनटिल, ऑप्शन बी है टिल और ऑप्शन डी है सी है बोथ और करेक्ट, तो फिर तो आप बोथ कर लेंगे। लेकिन अगर ये वाला ऑप्शन मौजूद ना हो, ठीक है, और वो आपसे कहते हैं कि टिल या अनटिल में जो है वो आपने एक को सिलेक्ट करना है कि कौन सा ठीक है, तो फिर इसमें जो ज्यादा ठीक है दैट इज अनटिल, क्योंकि अनटिल हमारे पास क्या है, फॉर्मल है। ये फॉर्मल और इनफॉर्मल में सिंपल मतलब ये जाने कि हमारे पास जो फॉर्मल होता है इसको हम रिटन में यूज करते हैं और जो हमारे पास अनटिल होता है, सॉरी, हमारे पास जो इनफॉर्मल होता है इसको हम क्या करते हैं, इसको हम नॉर्मली जो है वो स्पोकन लैंग्वेज में यूज करते हैं। अक्सर औकात आप लोगों ने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि ये हमारे पास फॉर्मल है या ये हमारे पास इनफॉर्मल है। तो फॉर्मल हमारे पास वो होता है जिसको हम रिटन में लिखते हैं और इनफॉर्मल हमारे पास वो होता है जिसको हम स्पोकन में यूज करते हैं। तो पॉइंट ये हुआ
कि हमारे पास अगर हमने टिल और अनटिल में से सिलेक्शन करनी हो तो फिर हमने प्रायोरिटी किसको देनी है? हमने प्रायोरिटी जो है वो अनटिल को देनी है। फिर दूसरा हमारे पास है सिंस। ये सिंस हमारे पास जो है वो टिल और अनटिल के अपोजिट है। वो उसको हम कह रहे थे एंड ऑफ टाइम, किसी चीज के इख्तिताम, जबकि इसको हम यूज करते हैं स्टार्ट ऑफ टाइम। कहां से हमने शुरू करना है या कौन से वक्त से ये शुरू हुआ है। सो आई हैवंट सीन हिम सिंस ही गॉट हिज डिग्री लास्ट ईयर। मैंने उसको नहीं देखा है कब से? जब से पिछले साल उसने अपनी डिग्री ली थी। तो हमने कौन से टाइम से स्टार्ट करना है? जब से उसने जो है वो डिग्री ली थी। तो यहाँ पर हम स्टार्ट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, इस वजह से इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा? उसके लिए हमारे पास जो है वो हम लगा लेंगे सिंस। इस तरह फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं कि आमिर हैज नॉट डन एनी न्यू इन्वेंशन since the failure of his third project। फॉर एग्जाम्पल आमिर ने मुख्तलिफ किस्म के जो है वो इन्वेंशंस की हैं, लेकिन जो उसकी थर्ड प्रोजेक्ट था, जब से वो फेल हुआ है तो तब से लेकर उसने जो है वो कोई नई इन्वेंशन नहीं की है। तो हमने कब से स्टार्ट करना है? उसके थर्ड जो प्रोजेक्ट है उसके फेलियर से हमने स्टार्ट करना है। सो दैट इज व्हाई सिंस इज यूज्ड फॉर द स्टार्ट ऑफ टाइम, कि हमने कहां से शुरू करना है। एज, अच्छा एज को हम क्या करते हैं? एज को हम यूज करते हैं एज अ रिजल्ट के लिए। और नॉर्मली हमारे पास जो एज होता है इसको हम क्या करते हैं? इसको हम यूज करते हैं उन दो एक्शंस के लिए जो कि एक के बाद दूसरा जो है वो जल्दी से कंप्लीट हो जाता है। यानी हम लिखते हैं कि टू एक्शंस कंप्लीटेड एट द सेम टाइम। जब हमारे पास दो एक्शंस एक ही टाइम पर कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं? एज यूज करते हैं। अ स्ट्रेंजर एंटर्ड एज आई ओपन द डोर। एक अजनबी इंसान अंदर आ गए जैसे ही मैंने दरवाजा खोला। अब दरवाजा खोलने का जो फंक्शन है या जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, और इस तरह स्ट्रेंजर के जो एंटर होने का एक्शन है वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों एक्शंस हमारे पास एक ही टाइम पर कंप्लीट हो चुके हैं, इस वजह से हमने उसके लिए एज को यूज किया है। सो व्हेन टू एक्शंस आर कंप्लीटेड एट द सेम टाइम, एज इज यूज्ड फॉर दैट। वी हैड टू कैंसल द पिकनिक एज इट वाज रेनिंग। अच्छा देखिए यहां पर हमने इसके जरिए से जो है वो रिजल्ट मेंशन किया है। सो वी हैड टू कैंसल द पिकनिक, अगर मैं यहां पर लेता हूं कि बिकॉज इट वाज रेनिंग तो भी हमारे पास ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो हम कहते हैं कि वी हैड टू कैंसल द पिकनिक, हमने पिकनिक को कैंसिल करना पड़ा एज इट वाज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी। तो एज का हम आप कह सकते हैं कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है क्योंकि। फिर नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन। व्हेन इज यूज्ड द फर्स्ट एक्शन is interrupted due to the second action। मतलब ये है कि एक काम हो रहा था, फिर उस एक काम के दौरान दूसरा काम हुआ और उस दूसरे काम की वजह से पहला काम रुक गया। अगर ये दूसरा काम ना होता तो ये पहला काम ना रुकता। फिर से सुने, हमारे पास एक काम हो रहा था, उस एक काम के दौरान जो है वो दूसरा काम हो गया, उस दूसरे काम की वजह से पहला काम रुक गया। अगर ये दूसरा काम ना होता तो ये पहला काम ना रुकता। इधर देखिए, द स्टूडेंट्स स्टॉप्ड राइटिंग व्हेन द टीचर एंटर्ड। अब स्टूडेंट्स राइटिंग कर रहे थे, इतने में टीचर अंदर आ गए, तो उस टीचर की एंट्री की वजह से जो स्टूडेंट्स है उसने राइटिंग को स्टॉप कर लिया। अगर स्टूडेंट्स टीचर एंटर ना होते तो वो स्टूडेंट्स अपने राइटिंग को स्टॉप ना करते। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये जो सेकंड एक्शन हो रहा है इसकी वजह से जो है वो फर्स्ट एक्शन स्टॉप हो गया है।
आई वॉज वॉचिंग अ डॉक्यूमेंट्री व्हेन माई फ्रेंड केम। अब मैं डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, ये काम इन प्रोग्रेस था कि इतने इसके दरमियान एक दूसरा काम हुआ, और वो दूसरा काम क्या था कि मेरे दोस्त जो है वो आ गए। तो एक काम हो रहा है, उस एक काम के अंदर या इंटरप्ट हो जाता है दूसरे काम की वजह से, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, व्हेन को यूज करते हैं। व्हेन आई सॉ हिम आई स्टॉप्ड हिम। देखिए मैं जा रहा था, सही है, व्हेन आई सॉ हिम आई स्टॉप्ड हिम, वो जा रहा था लेकिन जैसे ही मैंने उसको देखा मैंने उसको स्टॉप कर लिया। अब उसका जो चलना था या उसका जो जाना था वो इंटरप्ट हुआ, किसकी वजह से, मेरी वजह से। अगर मैं उसको ना देखता तो क्या मैं उसको स्टॉप करता, नहीं। तो जब मैंने उसको देखा तो इस वजह से मैंने उसको स्टॉप किया। सो यू सी दैट हिज वॉकिंग और ड्राइविंग एटसेट्रा हैज बीन इंटरप्टेड ड्यू टू माई सीइंग हिम। तो मतलब ये है कि हमारे पास एक एक्शन हो रहा है, उस एक एक्शन को जो है वो दूसरे एक्शन की वजह से मुदाखलत उसमें पड़ जाती है, इंटरप्शन हो जाती है। इस वजह से हम उसके लिए क्या करते हैं, व्हेन को यूज करते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एक और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, दैट इज व्हाइल। व्हाइल को हम यूज करते हैं टू एक्शंस गोइंग on at the same time, yeah, two actions in progress। जब दो एक्शंस एक ही टाइम पर इन प्रोग्रेस हो, यानी दोनों काम एक ही टाइम पर हो रहे हो, तो फिर हम उसके लिए क्या करते हैं, हम उसके लिए जो है वो while को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द स्टूडेंट्स वर writing while the teacher was talking। The students were writing, स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे, वो राइटिंग कर रहे थे। अब उनकी जो राइटिंग है वो इन प्रोग्रेस है। while the teacher was talking, और टीचर क्या कर रहा था, वो बातें कर रहा था। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास दोनों एक्शंस एक ही टाइम पर इन प्रोग्रेस हैं, दोनों एक्शंस एक ही टाइम पर हो रहे हैं, इस वजह से हम उसके लिए यूज करते हैं while। अगर कोई बंदा आपसे ये पूछे कि while में और एज में क्या फर्क है, तो याद रखें एज को हम यूज करते हैं उन दोनों एक्शंस के लिए जो कि दोनों कंप्लीट हो चुके हैं, कंप्लीटेड एक्शंस के लिए, जबकि while को हम यूज करते हैं उन एक्शंस के लिए जो कि दोनों के दोनों हमारे पास क्या है, इनकम्प्लीटेड है। यहां पर देखिए ना, स्टूडेंट ने राइटिंग बंद की है, नहीं, वो इन प्रोग्रेस है। टीचर ने बातें करना बंद की है, नहीं, वो इन प्रोग्रेस है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास दोनों एक्शंस एक ही टाइम पर हो रहे हैं, बोथ द एक्शंस आर इन प्रोग्रेस एट द सेम टाइम, दैट इज व्हाई वी हैव यूज्ड while फॉर इट। लेकिन अगर हम इस सेंटेंस को देखते हैं, अ स्ट्रेंजर एंटर्ड, कंप्लीटेड है कि नहीं, यस। एज आई ओपन द डोर, मैंने दरवाजा खोला है कि नहीं, यस, कंप्लीटेड। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास दोनों एक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं, इस वजह से हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके लिए जो है वो एज यूज करेंगे। तो सुने, एज, व्हेन और while, इन तीनों को हम क्या करते हैं, टू एक्शंस के लिए यूज करते हैं, टू एक्शंस के लिए। जो हमारे पास एज होता है उसमें दोनों कंप्लीटेड हो चुके होते हैं, जो हमारे पास while होता है उसमें दोनों हमारे पास क्या होते हैं, इनकम्प्लीटेड होते हैं। और जहां तक हमारे पास जो है वो when का ताल्लुक है, तो इसमें भी टू एक्शंस होते हैं, लेकिन इसमें जो मेन बात होती है वो इंटरप्शन की होती है। इसमें इन दोनों में इंटरप्शन की बात नहीं होती है, इन दोनों में फर्क सिर्फ ये है कि प्रोग्रेस में है, यानी चल रहा है या कंप्लीट हो चुका है। तो अगर कंप्लीट हो चुका है तो while, अगर दोनों इनकम्प्लीट है तो while। अगर एक एक्शन हो रहा है और उस एक एक्शन के दरमियान दूसरा एक्शन हो जाता है, तो फिर उसकी वजह से हम क्या करते हैं, उसकी वजह से जो है वो हमारे पास फर्स्ट एक्शन स्टॉप हो जाता है। इस वजह से उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, उसके लिए जो है वो हम जो है वो when को यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास है आल दो और दो। आल दो और दो का मतलब होता है आल दो इट इज नाइस कोट, इट डजंट फिट मी।
चूंकि हम यूज करते हैं, सही है। और इसका हमारे पास मतलब होता है कंट्रास्ट। कंट्रास्ट का मतलब ये होता है कि हमारे पास एक चीज में एक अच्छी क्वालिटी है, लेकिन उसमें हमारे पास क्या है, उसमें हमारे पास जो है वो एक कमजोरी भी है। देखिए ना, although it is a nice coat, it doesn't fit me, ये बहुत उम्दा कोट है, लेकिन इसमें एक मसला है कि ये मुझे फिट नहीं आ रहा है। तो ये इसकी एक क्वालिटी है, जबकि ये इसकी क्या है, ये एक वीकनेस है। तो जब हम किसी चीज के बारे में कंट्रास्ट को शो करते हैं, तो फिर हम उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम although को यूज करते हैं। अच्छा, although में और दो में क्या डिफरेंस है? जब हम इसको सेंटेंस के स्टार्ट में लगाते हैं तो हम उसके साथ although यूज करते हैं, और जब हम इसको सेंटेंस के एंड में यूज करते हैं तो हम इसके साथ दो लगाते हैं। याद रखें कि although को हम सेंटेंस के स्टार्ट में यूज करते हैं और दो को हम सेंटेंस के एंड में यूज करते हैं। अब आप सेंटेंस के स्टार्ट में दो नहीं लगा सकते हैं, और इस तरह आप सेंटेंस के एंड में although नहीं लगा सकते हैं। Although studying English seems difficult, it is simpler than the way we think. अब देखिए कंट्रास्ट है ना, कंट्रास्ट क्या है? कंट्रास्ट ये है कि हम ये समझते हैं कि इंग्लिश सीखना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, लेकिन ये बात इस तरह नहीं है जिस तरह के हम सोचते हैं या जिस तरह के हम समझते हैं। तो जब हम किसी चीज़ में कंट्रास्ट शो करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, although या दो को यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंसीक्वेंटली। कंसीक्वेंटली का मतलब होता है रिजल्टेंटली, नतीजतन। नतीजतन का मतलब होता है कि अक्सर औकात हम कोई काम नहीं करना चाहते हैं, हम कोई काम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हालात ऐसे बन जाते हैं कि हमें उसे मजबूरन करना पड़ता है। तो फिर हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, हम उसके लिए कंसीक्वेंटली या रिजल्टेंटली यूज़ करते हैं। एक ऐसा काम जो कि हम नहीं करना चाहते हैं लेकिन मजबूरन हमें करना पड़ता है, तो फिर हम उसके लिए रिजल्टेंटली या हम उसके लिए जो है वो कंसीक्वेंटली यूज़ करते हैं। देयर वॉज रश इन द स्ट्रीट, कंसीक्वेंटली आई हैड टू चेंज द रूट। हम उस स्ट्रीट से गुजर रहे थे लेकिन वहां पर रश था, इस वजह से मजबूरन हमें वो रास्ता चेंज करना पड़ा। अब मैं उस रास्ते को चेंज नहीं करना चाहता था, लेकिन हालात ने मुझे मजबूर कर लिया, इस वजह से मैंने क्या कर लिया, मैंने जो है वो अपना रास्ता बदल दिया। तो जिस तरह मैंने आप लोगों को बता दिया है कि कंसीक्वेंटली या रिजल्टेंटली हम उन सिचुएशंस के लिए यूज करते हैं कि जब हम कोई काम नहीं करना चाहते हैं लेकिन हमें मजबूरन करना पड़े। डियर स्टूडेंट्स, याद रखें कि जब भी आप लोग के पास कंसीक्वेंटली या रिजल्टेंटली सेंटेंस के मिडल में आएगा तो आपने इससे पहले भी कामा यूज करना है और आपने इसके बाद भी कामा यूज करना है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप लोग के पास कंसीक्वेंटली या रिजल्टेंटली सेंटेंस के मिडल में आएगा तो आपने इससे पहले भी कामा यूज करना है और आपने इसके बाद भी कामा यूज करना है। He had severe headache, consequently he did not do it. यानी वो इस काम को करना चाहते थे लेकिन चूंकि उसके सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, इस वजह से उसने उस काम को नहीं किया। तो वो उस काम को करना चाहते थे लेकिन उसके हेडेक ने यानी उस हालात ने उसे मजबूर किया, जिसकी वजह से वो काम वो नहीं कर सके। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या आएगा, नेक्स्ट हमारे पास होगा अदरवाइज। हरी अप, अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। अदरवाइज का मतलब होता है वरना। अगर आप इस तरह नहीं करेंगे, अगर आप इस तरह नहीं करेंगे, हरी अप, जल्दी करो, अदरवाइज वरना यू विल मिस द क्लास, आपसे क्लास जो है वो मिस हो जाएगी। आई डिड नॉट नो हिम अदरवाइज आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। मैं उसे नहीं जानता था, अगर मैं उसे जानता था तो मैं उसकी क्या करता था, मैं उसकी जो है वो हेल्प कर लेता। मैं उसे नहीं जानता था वरना मैं उसकी हेल्प कर लेता। अच्छा, अदरवाइज के बारे में भी याद रखें कि ये भी सेंटेंस के मिडल में जब आएगा तो आपने इससे पहले भी कामा यूज करना है और इसके बाद भी कामा यूज करना है। ये अक्सर औकात आप लोगों से जब वो कहते हैं कि करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, तो उसमें बहुत ज़्यादा यूज होता है, या आप लोगों ने जब कंजंक्शन को यूज करना होता है तो इस चीज़ का आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास है फर्दर मोर और मोर ओवर।
इसका मतलब होता है इन एडिशन टू, यानी इस के साथ साथ। ही इज टैलेंटेड मोर ओवर ही कम्स टू क्लास रेगुलरली, वो टैलेंटेड भी हैं और इसके साथ साथ वो क्या करते हैं, वो क्लास जो है वो टाइम पर आते हैं। तो ही इज टैलेंटेड मोर ओवर, इसके साथ साथ ही कम्स टू क्लास रेगुलरली, वो क्लास जो है वो रेगुलर आते हैं। तो हम जब किसी चीज के बारे में कोई पॉजिटिव क्वालिटी को मेंशन करते हैं, यानी हम किसी बंदे के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करते हैं, तो फिर हम उसके लिए क्या करते हैं, हम उसके लिए जो है वो मोर ओवर या फर्दर मोर को यूज करते हैं। वही वाला पॉइंट है कि जब मोर ओवर और फर्दर मोर आएगा तो आप लोगों ने उससे पहले भी कामा यूज करना है और आप लोगों ने इसके बाद भी कामा यूज करना है। शी इज हार्ड वर्किंग मोर फर्दर मोर शी इज क्लियर अबाउट हर गोल्स, वो हार्ड वर्किंग भी है और इसके साथ साथ उसको अपने गोल्स के बारे में भी पता है कि उसने मुस्तकबिल में क्या करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इस वजह से हमने उसके साथ फर्दर मोर लगाया। डियर स्टूडेंट्स, दोनों का मतलब सेम है, बल्कि तीनों का मतलब। इन एडिशन टू भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अगर आपके पास फर्दर मोर, मोर ओवर ये दोनों आ जाए और वो आपसे कहते हैं कि इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करें, तो फिर इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि मोर ओवर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फॉर्मल है और ये जो हमारे पास फर्दर मोर है ये हमारे पास इनफॉर्मल है। तो मतलब ये है कि आपने जो है वो मोर ओवर को जो है वो प्रेफरेंस देनी है। नेक्स्ट, देयरफॉर, देयरफॉर को हम यूज करते हैं लॉजिकल रीजन के लिए, जिसका मतलब होते हैं इसलिए, या हम कहते हैं कि इस वजह से। लॉजिकल रीजन का मतलब ये होता है कि जब हम एक ऐसी बात करते हैं जो कि हमारा दिमाग एक्सेप्ट करता है कि हाँ ये बात ठीक है। यानी देखिए, ही वोर रेन बूट्स देयरफॉर हिज फीट रिमेन ड्राई, उसने रेन बूट्स पहने तो इसकी वजह से उसके जो पाँव है वो क्या रहे, वो खुश रहे। अब ये तो डिफरेंटली अंडरस्टूड बात है कि अगर वो रेन बूट्स को पहनेंगे तो उसके बूट्स के अंदर पानी नहीं जाएगा, इस वजह से उसके पाँव क्या रहेंगे, खुश्क रहेंगे। या ही वॉज इंजर्ड देयरफॉर अनएबल टू प्ले, वो जख्मी हो चुके थे इस वजह से वो और नहीं खेल सके। अब हमें पता है कि एक बंदा अगर जख्मी हो जाता है तो वो और गेम नहीं खेल सकते हैं, तो ये हमारे पास एक लॉजिकल बात हुई, इस वजह से हम उसके लिए देयरफॉर को यूज़ करेंगे। तो देयरफॉर को हम एक ऐसी बात के लिए यूज़ करते हैं जो कि हमारा दिमाग एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ यार ये बात बिल्कुल इसी तरह होगी। ये भी याद रखें कि देयरफॉर से पहले भी कामा और देयरफॉर के बाद भी कामा, देयरफॉर से पहले भी कामा और देयरफॉर के बाद भी कामा। as well as he has invited as well as Ali, इसका मतलब होता है इसके साथ साथ। he has invited Ali as well Ali, उसने अली को भी इनवाइट किया है और उसने जो है वो वली को भी इनवाइट किया है। अक्सर औकात आप लोग ये गलती करते हैं, both Ali as well as wali has been invited, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एज वेल एज के साथ आप लोग कभी भी बोथ नहीं लगा सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर बोथ लगा लिया तो फिर आप इस तरह के बोथ अली एंड वली हैज बीन इनवाइटेड, बोथ अली एंड वली हैज बीन इनवाइटेड, ये फिर से गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी बोथ एंड आता है तो हम उसके साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, तो हम कहते हैं कि बोथ अली एंड वली हैव बीन इनवाइटेड। और या आप इस तरह करें कि बोथ को रिमूव करें तो आपके पास आ जाएगा अली एज वेल एज अली वली हैज बीन इनवाइटेड। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि नॉर्मली आप लोगों के सामने आएगा कि लोग बोथ के साथ एज वेल एज लगाते हैं, तो आप कभी भी बोथ के साथ एज वेल एज नहीं लगा सकते हैं, बल्कि आपने बोथ के साथ एंड को यूज करना है। आमिर एज वेल एज हिज ब्रदर इज एन इंजीनियर, आमिर और उसके साथ साथ उसके भाई भी क्या है, वो भी एक इंजीनियर है। एज सुन एज, जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके, एज सुन एज को हम यूज करते हैं टाइम के लिए, सही है। आई विल इन्फॉर्म यू एज सुन एज आई रिसीव इंफॉर्मेशन, जितना जैसे ही मुझे इंफॉर्मेशन मिलेगी तो जितना जल्दी हो सकेगा
उतना जल्दी मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। एज सुन एज का मतलब होता है कि जितना जल्दी मुमकिन हो उतना जल्दी मैं आपको इसके बारे में इन्फॉर्म कर लूँगा। सो आई विल इन्फॉर्म यू एज सुन एज आई रिसीव इन्फॉर्मेशन। जैसे ही मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है तो जितना जल्दी हो सकेगा मैं आपको इन्फॉर्म कर लूँगा। या एज सुन एज वी गेट द टिकट्स वी विल सेंड देम टू यू। जितना जल्दी हमें टिकट्स मिलते हैं तो उतना जल्दी हम आपको इन्फॉर्म कर लेंगे। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आप मुझे ये बताएं कि क्या इस सेंटेंस में कोई गलती है? चलो सोचें, लेट मी गिव यू 5 सेकेंड्स। आप लोग सोचें कि क्या इस सेंटेंस नंबर 2 में कोई गलती है कि नहीं है। हाँ शाबाश, वेरी गुड। यहाँ पर हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सेंटेंस के स्टार्ट में आया है, इस वजह से इंडिपेंडेंट क्लास से पहले क्या आएगा? कॉमा आएगा, और ये पॉइंट मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। एज फार एज, जहां तक मुमकिन हो, जहां तक मुमकिन हो। द रिवर स्ट्रेच्ड अवे एज फार एज ही कुड सी। जहां तक उसको नजर आ रहा था वो समंदर या वो दरिया उस जगह तक फैली हुई थी। यानी अक्सर औकात आप लोग जो है वो किसी चीज समंदर वगैरह या रिवर के किनारे खड़े हो जाते हैं और जहां तक देखते हैं वहां तक आप लोग को पानी नजर आता है, तो इसके लिए हम फिर क्या करते हैं? हम उसके लिए यूज करते हैं एज फॉर एज। एज फार एज आई एम कंसर्न इट इज नो बिग डील। जहां तक मेरी बात है ये मेरे लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि जहां तक के लिए हमें एज फार एज यूज करते हैं। सो दैट का मतलब होता है ताकि। आई वॉन्ट टू हेल्प यू सो दैट यू मे अचीव योर गोल। ताकि मैं आपकी मदद कर रहा हूं या मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। क्यों? ताकि जो कुछ आप अचीव करना चाहते हैं, जहां तक आप अपने आप को पहुंचाना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि आप वहां तक पहुंच जाएं। He wanted to inform us so that we could respond in time. वो हमें इन्फॉर्म करना चाहते थे, वो हमें इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहते थे। क्यों? ताकि हम उसको जो है वो टाइम पर जवाब दे सके। लिस्ट, अच्छा लिस्ट के जो है वो दो स्पेलिंग है, एक LEST भी है, LEAST, लिस्ट। इसका मतलब होता है कि वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल, वरना। ठीक है, वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल, काम करे, ज्यादा मेहनत करे, खूब ज्यादा मेहनत करे। अगर इस तरह नहीं करेंगे तो आप क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। आई ओबेड हिम लिस्ट शी शुड बी एंग्री। मैंने उसकी बात माननी पड़ी, मुझे उसको जो है वो क्या करना, मुझे उसको ओबे करना पड़ा, क्योंकि अगर मैं उसकी बात ना मानता तो वो क्या हो जाती? वो जो है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती। अच्छा, ही रैन अवे लिस्ट ही शुड बी सीन। वो जो है वो क्या है, वो भाग गए। अगर वो इस तरह ना कर दे तो वो जो है वो पकड़े जाते या उसको जो है वो देखा जाता। अच्छा डियर स्टूडेंट, लिस्ट के बारे में मैं आप लोग को दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। पहला पॉइंट तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोग इसके साथ सिर्फ और सिर्फ एक मॉडल वर्ब यूज कर सकते हैं, एंड दैट इज शुड। अगर आप कहते कि लिस्ट यू वुड फेल या कहते कि लिस्ट यू माइट फेल, तो रिमेंबर इट विल ऑलवेज बी कंसिडर्ड इनकरेक्ट, क्योंकि आप लोगों को कभी भी इस चीज की परमिशन नहीं मिलेगी कि आप लोग इसके साथ क्या करें, आप लोग इसके साथ दूसरा कोई मॉडल वर्ब यूज करें। तो पॉइंट ये कि जब भी लिस्ट आएगा या लीस्ट आएगा तो आप लोगों ने हमेशा इसके साथ क्या करना है, इसके साथ हमेशा आप लोगों ने शुड को यूज करना है। अक्सर स्टूडेंट जो है वो ये गलती कर लेते हैं कि वो इसके साथ वुड, कुड, माइट वगैरह लगा लेते हैं और उनको जो है वो सेंटेंस गलत हो जाता है। दूसरा पॉइंट सुने, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो ये है कि इसके साथ आप लोग कभी भी नेगेटिव सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि वर्क हार्ड लीस्ट यू शुड नॉट फेल, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी हमारे पास लिस्ट या लीस्ट आता है तो हमें कभी भी इसके साथ नेगेटिव सेंटेंस यूज करने की परमिशन नहीं होती है, बल्कि हमने हमेशा इसके साथ पॉजिटिव सेंटेंस को यूज करना होता है। तो मैंने आप लोगों को जो है वो दो पॉइंट्स बता दिए। पहला पॉइंट, आप लोगों ने हमेशा इसके साथ शुड को यूज करना है, और दूसरा पॉइंट ये है कि आप लोग कभी भी इसके साथ नेगेटिव सेंटेंस नहीं बना सकते हैं, बल्कि इसके साथ सेंटेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अनलेस, अच्छा अनलेस तो हमारे पास एक कंडीशन है, एक शर्त है, सही है। यू कैन नॉट क्वालिफाई द टेस्ट अनलेस यू वर्क हार्ड। आप कभी भी टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं
जब तक आप ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक कंडीशन है, एक शर्त है, और वो शर्त क्या है? वो हार्ड वर्क है। अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो आप टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे, अगर आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो आप टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे। यू कैन नॉट एंटर दैट जोन अनलेस यू शो योर आइडेंटिटी। आप इस जोन में तब तक एंटर नहीं हो सकते हैं जब तक आप अपने शनाख्त नहीं करवाते। तो हमारे पास उस एरिया में एंटर होने के लिए क्या शर्त है कि आपने अपने आइडेंटिटी को शो करना है, आपने उनको बताना है कि आप कौन हैं। आप जब उसको बता देंगे कि मैं ये बंदा हूं, तब कहीं जाकर वो आपको क्या करेंगे? छोड़ेंगे। सही है। तो हमारे पास ये क्या बन गया? ये हमारे पास बन गया है अनलेस, और इसको हम यूज करते हैं कंडीशन के लिए। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है बाद में। जब हमारे पास एक एक्शन हो जाता है और सीक्वेंस के मुताबिक हम उससे कहते हैं कि पहले काम के बाद जो दूसरा काम आएगा, तो उस दूसरे काम के लिए हम क्या करते हैं? आफ्टर यूज करते हैं। आफ्टर को हम क्या करते हैं? टाइम एंड एक्शन सीक्वेंस के लिए यूज करते हैं। जब पहला काम हो जाएगा और उसके बाद दूसरा काम होगा, तो हम उसके लिए क्या करते हैं? आफ्टर यूज करते हैं। वी विल मीट हिम आफ्टर द क्लास। हम उसके साथ मिलेंगे कब? जब क्लास खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब होता है बाद में। आई सा हिम आफ्टर द एग्जाम। मैंने उसको क्या किया? एग्जाम के बाद देखा। तो कब मैंने उसके देखा? जब उसका एग्जाम जो है वो खत्म हो गया। As long as I will be staying at her apartment as long as she comes back. तब तक, हम इसका मतलब क्या? तब तक मैं उसके अपार्टमेंट में तब तक रुकूंगा जब तक वो वापस नहीं आती हैं। As long as I know where to go, I will manage to find the directions. जब तक या जहाँ तक मुझे पता हो कि मैंने कहाँ पे जाना है, यानी मुझे अपने लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन क्लियर हो, तो फिर मैं अपने लिए रास्ता आसानी से मालूम कर लूँगा। The food will be delivered to your doorstep for as long as you want it. जब तक आप चाहते हैं, जब तक आप ख्वाहिश का इजहार करेंगे, तब तक हम आपके फूड यानी आपके डोर स्टेप पर, आपके घर तक जो है वो खाना आपको पहुंचाते रहेंगे। Provided that he is welcome to come here, provided that he behaves himself. अगर एक कंडीशन है only if, सिर्फ और सिर्फ इस हालत में, सिर्फ इस हालत में he is welcome to come here, उसको यहाँ पर आने की परमिशन है, हम उसे खुशामदीद कहते हैं। Provided that he behaves himself, बशर्त ये कि वो अपने अखलाक को, अपने आदत को ठीक करे। We will be there at about 7:30 PM provided that there is a suitable vehicle. हम वहाँ पर 7:30 तक पहुँच जाएंगे बशर्त ये कि हमें ट्रेवल करने के लिए एक सही गाड़ी मिल जाए। Provided that there are enough seats, anyone can come on the, ये सीट्स नहीं है बल्कि ये हमारे पास है सीट्स। Provided that there are enough seats, anyone can come on the trip. बशर्त ये कि हमारे पास जो है वो सीट्स हो तो कोई भी बंदा आ सकता है, उस पर हम किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं डालते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने जो है वो एक एक्शन हो रहा है, लेकिन हमने उसको मशरूत रखा हुआ है इस दूसरे एक्शन के साथ। अगर ये हमारी बात मानेंगे तो फिर उसको जो है वो इस चीज़ की परमिशन है, और अगर वो नहीं मानेंगे तो फिर उसको जो है वो इस चीज़ की परमिशन नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास है देन। देन को हम क्या करते हैं? देन को हम यूज करते हैं कंपैरिजन के लिए। They go out less than they did when they first moved here. पहले जब वो यहाँ पर आए तो वो यहाँ पर जो है वो ज्यादा घूमते फिरते थे बनिस्बत अब के। अब वो क्या करते हैं? अब जो है वो कम घूमते फिरते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि उसके पास्ट की, ये हमारे पास उसका पास्ट है और ये हमारे पास उसका प्रेजेंट है, हम उसकी क्या कर रहे हैं? हम उसकी आपस में जो है वो कंपैरिजन कर रहे हैं। तो कंपैरिजन के लिए हम क्या करते हैं? कंपैरिजन के लिए जो है वो हम देन को यूज करते हैं। दे ऑब्जर्व्ड रादर देन एक्ट, बजाय इसके कि वो कोई एक्शन दिखा दे, और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया? वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करते रहे। ही वॉज मच शॉर्टर देन हिज सन, वो अपने छोटे से जो है वो बहुत ज्यादा
सन से जो है वो बहुत ज़्यादा छोटे थे। अच्छा डियर स्टूडेंट, ये भी याद रखें कि एक हमारे पास THAN है जिसको हम यूज़ करते हैं कंपैरिजन के लिए, और एक हमारे पास है THEN देन जिसको हम क्या करते हैं, जिसको हम यूज़ करते हैं टाइम के लिए। आई विल टेल यू देन, मैं फिर आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर इसके लिए जो है वो हम देन को यूज़ करते हैं। अच्छा एज इफ और एज दो हम इसको यूज़ करते हैं जैसे कि, दोनों का मतलब एक है, याद रखें। ही बिहेव्ड एज इफ ही वर अ किंग, वो ऐसा बर्ताव कर रहे थे जैसे कि वो कोई बादशाह हो। या शी टॉक्ड एज दो शी वर अ प्रिंसेस, वो इस तरह की से बातें कर रही थी जैसे कि वो कोई प्रिंसेस हो। तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे के लिए हम इसको यूज करते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट, ये एज इफ और एज दो जिस तरह मैंने पहले आप लोगों को बता दिया कि इसका मतलब सेम है, लेकिन इसके बारे में इसको हम क्या करते हैं, इमेजिनेशन के लिए यूज करते हैं। हम ऐसे सिचुएशन की बात करते हैं जो कि हकीकत में इस तरह नहीं है। हम ऐसे सिचुएशन की बात करते हैं जो कि हकीकत में इस तरह नहीं है, लेकिन वो दूसरा बंदा इसको इस तरीके से शो करता है। ये तो पहला पॉइंट हुआ। फिर से सुने, ऐसे सिचुएशन में हम बात करते हैं कि एक बंदा अपने आप को वो चीज शो करता है जो कि वो हकीकत में नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि जब भी आप लोग के पास एज इफ आएगा या आप लोग के पास एज दो आएगा, तो आप लोगों ने हमेशा इसके साथ वर लगाना है। रूल के मुताबिक जब हमारे पास सिंगुलर आता है तो हम उसके साथ क्या करते हैं, हम उसके साथ जो है वो सिंगुलर के साथ हम क्या करते हैं, सिंगुलर के साथ जो है वो हम वाज लगाते हैं, यानी हम उसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करते हैं। और जब हम प्लूरल की बात करते हैं तो हमारे पास प्लूरल के साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। लेकिन हमारे पास एक्सेप्शन है जिसको ऑलरेडी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब हमारे पास इफ आता है या हमारे पास एज इफ आता है या हमारे पास एज दो आता है या हमारे पास वुड दैट आता है, तो फिर हम इसके साथ क्या करते हैं, फिर हम इसके साथ जो है वो वर लगाएंगे और हम इसके साथ जो है वो वाज को यूज नहीं कर सकते हैं। ऑलवेज ट्राई एवरीथिंग इवन इफ इट टर्न्स आउट टू बी बैड, अगरचे कोशिश करें हर एक चीज के लिए, अगरचे ये आप आखिर में बुरा रिजल्ट क्यों ना दे, लेकिन फिर भी आप लोगों ने इसके लिए क्या करना है, इसके लिए जो है वो मेहनत करनी है। ही इज अ गुड पर्सन इवन इफ ही हैज अ ट्रबल पास्ट, अगरचे उसने जो पास्ट गुजारा है वो क्या है, वो अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी वो क्या करेंगे, वो जो है वो आपके साथ जो है वो बड़े अच्छे अंदाज में मिलेंगे और वो जो है वो अपने आप को उसके जो गुड क्वालिटीज है वो उसको शो करते हैं। अच्छा, इवन सो इट इज नॉट द मोस्ट एक्साइटिंग प्लेस बट इवन सो आई वाज हैविंग गुड टाइम, अगरचे ये बहुत ज्यादा जबरदस्त जगह नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ पर मैंने अच्छा टाइम जो है वो गुजारा है। अगरचे ये हमारे पास जो है वो सबसे बेहतरीन जगह नहीं थी, लेकिन यहाँ पर फिर भी मैंने जो है वो बहुत अच्छा टाइम गुजारा है। तो डियर स्टूडेंट, ये सब हमारे पास क्या थे, ये सब के सब हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस थे। होपफुली आप लोग की जो अंडरस्टैंडिंग है वो इसके बारे में डेवलप हो चुकी होगी। और भी हमारे पास जो कंजंक्शंस हैं सबऑर्डिनेटिंग, लेकिन वो जनरली यूज नहीं होते हैं, इस वजह से हमने इसको जो है वो डिस्कस नहीं किया। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हम पेयर्ड कंजंक्शन और कोरिलेटिव कंजंक्शंस को डिस्कस करेंगे। टिल दैट टाइम टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।